संजय राउत क्यों ईडी पे और केंद्र की एजेंसियों पे बात करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप सही हैं, तो आप क्लीन चिट पाके बाहर निकल जाएँगे। लेकिन ये जो घबराहट है, ये जो गाली-गलौज है, ये जो अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनता भी आपको जानती हो जहाँ आप तो एक्सपोज़ उसी दिन हो चुके थे जब आप किसी लड़की को गाली देने की बात करते हैं। कि संजय राउत जी को जो हमेशा दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने की बहुत पुरानी और बहुत गंदी आदत है, अब इस बार वो खुद ही अपने जाल में फँस गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईडी किसी भी ऐसे शरीफ परिवार या शरीफ व्यक्ति को उठाएगी, जिसके ऊपर उसको शक ना हो। कहीं न कहीं आप शक के घेरे में हैं या कहीं न कहीं वो जो लेन-देन हुआ है, वो जो पीएमसी बैंक के अक्यूज़्ड हैं, उनकी पत्नी के साथ और इनकी पत्नी का जो 67 लाख का घोटाला है, कहीं न कहीं आप उसमें एक संदिग्ध रूप भूमिका में हैं, इसीलिए आपको उठाया गया है। और जिस तरीके से संजय राउत दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं, अब हमारा समय आ गया है कि हम संजय राउत का मज़ाक उड़ाएँ और हम संजय राउत से सवाल पूछें। लेकिन मैम जिस तरह से संजय राउत साहब कहते हैं कि अगर मैं पकड़ा नहीं गया इस केस में अगर कुछ भी नहीं निकला तो जो जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर सवाल खड़े किए उनको मैं ईडी दफ्तर के सामने खड़ा करके जूते मारूंगा। ये कैसी राजनीति है? देखिए संजय जी जो है वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग हमेशा क्यों करते हैं। किसी का जबड़ा तोड़ने की बात करते हैं, किसी को गाली देते हैं, कंगना रनावत के लिए गाली का इस्तेमाल करते हैं, किसी को धमकाते हैं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में बोलते हैं, कभी एसएसआर के पिता के बारे में बोलते हैं, कभी उनकी दूसरी शादी के बारे में बोलते हैं, कभी जिन लोगों अरे भाई आपको ईडी ने बुलाया है, आपकी पत्नी को ईडी ने सम्मन भेजा, आप जाइए, अगर आप सही होंगे तो आप सही क्लीन चिट पाके बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट देना मतलब मीडिया में ये बात आके कहना लाइव कि अगर जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर आवाज उठाई है, जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं उनको जूते मारूंगा, मैं उनको कोर्ट तो घसीटूंगा, मैं उनको जूते मारूंगा। तो ये जो उनकी भाषा का अभद्र टिप्पणी है वो कोई नई बात नहीं है। मुझे तो लगता है संजय जी को आदत हो गई है इस बदतमीजी से बात करने को। और अगर आप संजय जी से कुछ पूछेंगे इस पे भी, जैसे उन्होंने कह दिया था कि हरामखोर लड़की का मतलब नॉटी होता है, जूते मारने का भी मतलब ये कह देंगे कि माला पहनाना होता है या गले लगना होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वो जो भी गंदा काम करते हैं उसके बाद वो जस्टिफाई भी करते हैं उसको। लेकिन मैम जिस तरह से कल वर्षा राउत पेश हुई 55 लाख का जो घोटाला है क्योंकि जनता के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं कि 55 लाख रुपए जो ट्रांसफर हुए हैं आखिरकार इनको तकलीफ क्या है? अगर ईडी पूछ रही है कि ये ट्रांसफर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आपने इसका लेन देन कैसे किया, तो बताने में तो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अभी मैं इनका एक वीडियो देख रही थी राजीव जी, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर आवाज उठाई है अगर वो गलत हुए तो मैं उनको जूते मारूंगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करते हुए उनकी पत्नी को सम्मन भेज रही है और इस तरीके से जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पे काम कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो व्यक्ति ये बात कह रहा है जिसकी सरकार ने एक स्टेट के पुलिस को अपने हाथ की कठपुतली बना के सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान और अर्नब गोस्वामी के केस में हम लोगों ने देख लिया, कंगना रनावत के साथ जो हो रहा है, किस तरीके से एक स्टेट की पुलिस मशीन की तरह काम कर रही है अपने आकाओं के कहने पे। इसके बाद संजय राउत क्यों ईडी पे और केंद्र की एजेंसियों पे बात करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप सही हैं तो आप क्लीन चिट पाके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो घबराहट है, ये जो गाली गलौज है, ये जो अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भी आपको जानती हो जहां आप तो एक्सपोज उसी दिन हो चुके थे जब आप किसी लड़की को गाली देने की बात करते हैं, जब आप सुशांत के परिवार पे आवाज उठाते हैं, जब आप किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत पे जो उन्होंने कहा, उनके उनके परिवार पे जो कहा, वो एक्सपोज होने के लिए संजय राउत खुद आ चुके हैं। और जो 67 लाख का जो आप घोटाला कह रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं से तो 67 लाख इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ईडी को इनके ऊपर शक है, इसलिए ईडी ने इनको बुलाया और 55 सवाल पूछे। अगर आप सही हैं तो आप जवाब दीजिए और वापस चले आइए। पहले तो इनकी पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, फिर अचानक से 4 तारीख को आप चले जाते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड के लोग हों या ये इनकी पत्नी हो, इनके पास ये प्रिविलेज कैसे है राजू कि जब मर्जी होगी तब इनको जाना है। ईडी अगर बुलाएगी, एनसीबी बुलाना, इनकी मर्जी होगी तो ये जाते हैं, नहीं मर्जी होती तो नहीं जाते। मर्जी हुई तो 4 तारीख को पहुंच गए, नहीं मर्जी हुई तो ये नहीं जाएंगे। तो ईडी है, चाहे एनसीबी है, चाहे सीबीआई है, जब ये बुलाते हैं तो केंद्र की एजेंसियों को भी इनके ऊपर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि अगर आपको 4 तारीख को बुलाया तो आपको 4 तारीख को जाना पड़ेगा। आप जनता के दरबार में जनता के नेता और आपको वहां पे चुन के भेजा गया है। आप एक बहुत बड़े पोस्ट के जो लीडर हैं उनकी पत्नी है आप। 67 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतना पैसा तो जो यूपी बिहार वालों को मार मार के भगाते हैं ये लोग, उसके उनके खाने और पीने पे खर्च करते कोविड-19 के पेंडेमिक में, तो भी लोगों का भला करते, लेकिन ये अपने परिवार का ही भला करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैम जिस तरह से आपने स्ट्रिक्ट की बात की तो ईडी जब स्ट्रिक्ट इनके ऊपर हो रही तो उनके कार्यालय के बाहर भाजपा के पोस्टर लहरा दिए जाते हैं, भाजपा का कार्यालय लिख दिया जाता है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं ईडी दफ्तर के सामने, जबकि ये एक सरकारी संस्थान है। ऐसा क्यों मैम? तो आप ये बताइए कि अगर कंगना ने पीओके कह दिया था महाराष्ट्र या मुंबई को तो क्या गलत कहा था?
इनकी हिम्मत देखिए कि ईडी जो है वो केंद्र की एजेंसी है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको जिसके ऊपर शक है उसको भेजेगी। कल हमारे आपके खाताओं में कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे अकाउंट्स में कुछ इस तरह के, तो ईडी हमें भी समन भेजेगी। कोई नहीं बच सकता ईडी से। तो अगर आपको बुला रहे हैं, आप सच हैं, आप उसका जवाब दीजिए। आप सही होंगे तो आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन क्योंकि आपको हर हालत में केंद्र सरकार को घेरना है, जो ये बार बार उनका एक इंटरव्यू जो कल हमने देखा, वो इतना अभद्र टिप्पणी करते हुए, किसी के बारे में बोलते हुए, लोगों का नाम लेते हुए, जूते मारने की बात करते हुए, वो जो बौखलाहट है, वो जो डर है, वो इस बात की है कि ये पूरी तरीके से जनता के सामने नंगे हो चुके हैं। सुशांत के केस में जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की, अर्नब के केस में ये और इनके जो सहयोगी दल हैं, जो मलिक साहब जो मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से लोग अर्नब गोस्वामी को तंग करते आए, जिस तरीके से ये यूट्यूबर्स को तंग करते आए हैं, एफआईआर करते हैं लोगों के ऊपर, फरीदाबाद से एक्टिविस्ट उठा लिए जाते हैं। तो भाई जितनी चीजें आप ये कर रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी क्या? जो आप गलत कर रहे हैं आप एक्सपोज होंगे, और अगर आप गलत है तो आप जेल जाएंगे, सही है तो आप बाहर रहेंगे। मैम, जिस तरह से संजय राउत साहब ने कहा कि मैं भी जानता हूँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता के विषय में जानता हूँ कि वो भी भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने कहने की कोशिश की मेरे पास भी लिस्ट है, मैं भी खोल के रख दूंगा। आखिरकार जब उनको पता है तो क्यों नहीं बताना चाहते? अरे मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो देखिए बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, हम तो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें बीजेपी के ऐसे लोग जिनका नाम है, तो आप दीजिए ना नाम, क्या डर है? आपके पास अगर ऐसी लिस्ट होगी तब ना आप देंगे, क्योंकि आपको हर बात पे केंद्र को घेरना है, आपको हर बात पे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना है, आपको हर बात पे केंद्र के खिलाफ बोलना है, इसलिए आप बोल रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो आपने अपनी स्टेट की पुलिस से जो आपने घिनौने काम कराए हैं, चाहे वो कंगना के लिए, चाहे दिशा के केस में, चाहे एसएसआर के केस में, चाहे अर्नब के केस में, चाहे वो एक्स नेवी ऑफिसर के घर में आपके पार्टी के लोग घर में घुसते हैं और उनको पीटते हैं, और ऐसे सारे लोग जो वहां महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और अगर वो ठाकरे के खिलाफ बोलते हैं, या महाराष्ट्र जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, केंद्र सरकार की अगर कोई बात नहीं पसंद होगी, दिल्ली सरकार की कोई बात नहीं पसंद, हम हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं बोलने का। महाराष्ट्र में कोई अधिकार क्यों नहीं रखता? महाराष्ट्र में डराने धमकाने का काम क्यों किया जाता है? क्यों? अगर कंगना रनौत ने पीओके कह दिया तो क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। आप उनके खिलाफ बोलेंगे, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर 4 गलत चार्जशीट लगा दी जाएगी, 50 आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएंगे, 200 एफआईआर जैसे अर्नब पे पूरे देश में हुआ, उस तरीके से आपके ऊपर एफआईआर कर लिया जाएगा, एक्टिविस्टों को उठा लेंगे, यूट्यूबर्स को उठा लेंगे। तो पीओके जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और जो ये बौखलाहट है, वो डर है राजवीर, कहीं ना कहीं ये जो बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा की हमारे पास लिस्ट है, नेताओं की लिस्ट है, अरे उजागर करिए ना। जो अच्छे नेता हैं वो देश में समाज में काम करेंगे, जो करप्ट भ्रष्ट नेता हैं वो जेल जाएंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो फिलहाल तो भाजपा के नेताओं की बात नहीं करते हैं, फिलहाल तो हम आपकी पत्नी की बात करते हैं, क्योंकि 67 का रुपीस का घोटाला जो है वो ईडी ने आपकी जांच में पकड़ा है, इसलिए आपको सम्मन किया। 55 सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास अगर कुछ है तो आप भी ले जाइए, आप भी सारे नेताओं का नाम रखिए। आप अगर किसी ऐसे नेता का नाम जानते हैं जो करप्टेड है तो आप बोलते क्यों नहीं? है ही नहीं आपके पास कुछ। आपको अपना आपका ये जो पोल खुल रही है, उस पोल को खोलने के बाद बौखलाहट में आपको कुछ भी बोलना है, और वैसे भी उनकी बयानबाजी जो होती है वो बहुत बेतुकी होती है, कोई इनको सीरियस नहीं लेता है। एक संजय जी ही बहुत हैं अपनी पार्टी का नाम रोशन करने के लिए कहिए, या पार्टी का नाम खराब करने के लिए संजय राउत ही बहुत बड़े हैं। लेकिन मैम, जिस तरह संजय राउत साहब एक बात और कह रहे थे कि मैंने बीजेपी को टारगेट किया इस मामले को लेकर, सुशांत सिंह केस को लेकर, चाहे दिशा साल्यान वाले, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाई 67 लाख का घोटाला जो है वो किसकी पत्नी के अकाउंट में पाया गया? पीएमसी जो बैंक का अक्यूज है, उसकी पत्नी और आपकी पत्नी में लेन देन हुआ। इस बात का कोई संदेह है, कोई शक है? ईडी को कुछ मिला होगा आपके खिलाफ, नहीं भी मिला होगा तो सवाल जवाब के लिए आपको बुलाया है, तो उसमें भाजपा कहां से आ गई? अरे भाई, आपकी पत्नी बताएंगी ना कि 67 लाख उनके अकाउंट में आया कि नहीं आया, ये घोटाले का पैसा है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर अगर कोई कुछ पुलिस बुला के हमें सवाल पूछते तो हम बात अपनी रखेंगे। आपके पास कुछ है ही नहीं रखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि इतने पाप करके आप क्लीन चिट निकल जाएंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे। कर्मा रिटर्न्स, बार बार मैं कह रही हूँ, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को बायोपोलर बोल के, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बोल के, मानसिक रोगी बोल के संजय जी ने जिस तरीके से उपहास उड़ाया था, तो मैं तो पहले भी कहती हूँ कि सुशांत तांडव कराएगा, और सुशांत महादेव का भक्त तांडव करा रहा है, और चाहे संजय राउत हो, चाहे बेबी पेंगुइन हो, कोई बचने वाला नहीं है। मैम, उन्होंने कहा एक बात और कि 10 साल पुराना केस है, अब ईडी क्यों खोल रही? क्योंकि 10 साल 2010 का मामला है, अब ईडी को आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि इस मामले को खोलने की? तो संजय जी को मैं याद दिला देना चाहती हूँ राजवीर, कि अभी जो अर्नब गोस्वामी का केस खुला है वो आज का केस नहीं था, वो भी पहले का केस है। कंगना रनावत पे जो ड्रग्स पे एफआईआर की जा रही है वो आज का केस नहीं है, वो पहले का केस है। आपको ये बात पता होगी कि सारे केसेस ये किस तरीके से उधेड़ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ पुराने केसेस खोलने का शौक है, जिया खान का भी केस खोलना चाहिए। क्यों ऐसा है कि जिया खान का केस नहीं खोला जा रहा है? क्यों ऐसा है कि दिशा का केस जो इसी साल जून में हुआ, उसकी फाइल डिलीट कर दी जाती है, जिया खान के बारे में बात नहीं की जाती है? आप अगर पुराने केसेस किसी के खोले, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो,
तो कंगना हो तो चलेगा, लेकिन आपके केस अगर कोई खोले तो आप उसको ये बात कहेंगे कि बदले की कार्रवाई है। अरे बदले की कार्रवाई तो जो आप लोगों ने की, आपकी पार्टी ने की, आपकी पुलिस ने की, आपकी मशीनरी ने की, आपके वो जितने ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार में बैठ के जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों को तंग करने की कोशिश की, एक्ट्रेस को तंग करने की कोशिश की, अपने पावर का मिसयूज किया, ये तो सबने देखा। तो ये कैसे कह सकते हैं, मतलब भाजपा की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। आप अगर आपने गलत किया है वो चीजें सामने आ रही हैं। थैंक यू मैम।